हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें अभी हम डील करने वाले हैं यूनिट 9 के बी सेक्शन के साथ। बी सेक्शन में जो आपका ये पूरा सेक्शन है बी, जहाँ पे लीडरशिप के मॉडल्स वगैरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ पे मॉडल ही है पूरे यूनिट में, ठीक है, जो मॉडल्स दे रखे हुए हैं लीडरशिप के, ठीक है। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 कल आपका अपलोड हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने बोला था 25 तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी लगी हुई हैं लाइन से, तो वो कवर करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो सैटरडे तक, ठीक है, आज आपका थर्सडे है, सैटरडे तक, ठीक है। बस थोड़ा सा ही पार्ट आपका रह गया है 9B का, 9B एंड सी का, सी और डी का, ठीक है। तो सैटरडे तक आई ट्राई टू कवर, ठीक है। तो सैटरडे तक आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि अभी इस वीडियो के बाद मैं कोई दूसरी वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाऊंगी। ऑलरेडी आज मैंने 2 वीडियोस को अपलोड कर दिया है, कर रही हूँ, ठीक है। तो कल मैं कोशिश करूंगी कल भी आपकी 2 वीडियोस अपलोड हो जाए, ठीक है, एंड नेक्स्ट डे भी 1 या 2 जो भी अपलोड हो जाए, ठीक है, जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए सैटरडे तक, राइट। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे लीडरशिप क्या होता है ना, और उसकी मीनिंग, नेचर, अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। अप्रोचेस से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें ट्रेड, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल, वैल्यू बेस्ड, कल्चरल, साइकोडायनेमिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक लीडरशिप का मॉडल भी देखेंगे, ठीक है। मॉडल को मैंने इकट्ठे इसलिए नहीं डाला है यहाँ पे क्योंकि इतनी सारी थ्योरी हमें और पहले से ही पढ़नी है। उसके अलावा कई सारे मॉडल अगर इकट्ठे में यहाँ पे करा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये जो हर्शी एंड ब्लैंचर्ड का जो मॉडल है, ठीक है, हर्शी एंड ब्लैंचर्ड का जो मॉडल है उसे अभी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द जो मॉडल है वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लो, मैंने यहाँ पे पूरा की पॉइंट में आपका कर दिया अभी के लिए, क्योंकि लिखने में काफी ज्यादा टाइम जा रहा था तो मुझे थोड़ा जल्दी से कराना भी था, इसलिए मैंने की पॉइंट में इसको डाल दिया है, जिससे आपको भी आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है। लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप का मतलब ही क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, ये एक आर्ट है, ठीक है। लीडरशिप नेतृत्व करना। लीडरशिप क्या होता है, आप नेतृत्व किसी भी सिचुएशन का या फिर किसी भी प्रॉब्लम का या फिर कोई भी चीज जो है, ठीक है, उसका आप नेतृत्व करें। क्लास में भी लीडरशिप होते हैं आपके, पॉलिटिक्स में भी लीडर्स होते हैं, है ना, वही चीज, ठीक। तो लीडरशिप कहने का मतलब क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। मतलब किसी एक जैसे कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है, वहां पे क्या होता है, उस प्रोटेस्ट को कोई एक लीड कर रहा होता है, ठीक है। उन सबका क्या होता है, कॉमन गोल होता है। तो वहां पे वो क्या करता है, दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। ये एक कला है, ठीक है। लीडरशिप क्या है, एक कला है, जिससे आप क्या करते हो, ग्रुप ऑफ पीपल को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करते हो, अपना जो गोल है, ठीक है, आप किसी एक गोल पे जो काम कर रहे हो उसके टुवर्ड्स उन्हें क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, अट्रैक्ट करते हो अपनी लीडरशिप स्किल्स से, राइट। इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड अपॉन द आइडिया विच इंस्पायर्स अदर। इफेक्टिव लीडरशिप वही होता है, जो इफेक्टिव लीडर्स वही होते हैं जो अपने आइडियाज से, अपने थॉट से, ठीक है, अपने जो भी उनके विचार होते हैं उनसे क्या करे, दूसरों को इंस्पायर कर पाए, ठीक है, जिससे वो उनकी तरह बनने की कोशिश करे, जिससे वो उनकी तरह बनने की कोशिश करे, है ना। लीडरशिप का रोल यहाँ पे कैसा होता है, रोल मॉडल की तरह होता है, ठीक है। रोल मॉडल की तरह होता है जिसमें दूसरे लोग उनकी तरह बनने की कोशिश करते। तो ये चीज कैसे हो पाएगी, जब उनके आइडियाज इफेक्टिव होंगे, ठीक है, जो भी उनका एजेंडा है वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। वो द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ दोज ऑर्गेनाइज टू अचीव अ गिवन गोल। ये एक तरीके का एक्ट है जहां पे हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर, ठीक है। ये एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, ठीक है। सपोर्ट कर मतलब उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, जब उनको जरूरत होती है उनको हेल्प करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग अपने आइडियाज, थॉट, इन सब का यूज करते हैं। एक तरीके से ये काम करता है एक कैटलिस्ट की तरह,
किस तरह काम करता है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? देखो साइंस में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। कैटलिस्ट क्या करता है? जो आपकी रिएक्शन होती है उसको तेज भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है, ठीक है। उसको फास्टर करने के लिए या फिर स्लोवर करने के लिए रिएक्शन को क्या किसका यूज किया जाता है? कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। उसी तरह लीडरशिप में भी कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। लीडरशिप का जो एजेंडा है गोल को अचीव करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, तेजी से बढ़ावा देने के लिए या फिर कम करने के लिए, मतलब दोनों तरह से ये काम करता है, ठीक है। या फिर उसको फास्टर करेगा या फिर उसको स्मॉलर करेगा, ठीक है। ये चीज है। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप में क्या सब इसका जो की पॉइंट है, की पॉइंट क्या है इसका? कि ये मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को, ठीक है। अपने आइडियाज के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू ये इंस्पायर करता है, ठीक है। एक रोल मॉडल की तरह काम करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिससे लीडरशिप का जो है, ठीक है, ये जो लीडरशिप है वो इंक्रीज, मतलब इसका इन्फ्लुएंस बढ़े, इसका इन्फ्लुएंस बढ़े, ठीक है। ये चीज है। कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं यहाँ पे? फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, ये वही चीज जो मैंने यहाँ पे बोली, इन्फ्लुएंस करता है, सपोर्ट करता है, मतलब अपने आइडियाज से, थॉट से वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं। और वॉलेंट्री एफर्ट होता है। वॉलेंट्री एफर्ट करने का मतलब है यहाँ पे जबरदस्ती हम किसी को लेके नहीं आते हैं, है ना। यहाँ पे जबरदस्ती किसी को नहीं लाया जाता, स्वैच्छिक प्रयास होता है। आप अपने आप से लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हो, ठीक है। जब किसी भी चीज को आप लीड कर रहे होते तो उसके लिए आपको प्रॉपर कोई मतलब पे भी नहीं हो रहा, लेकिन आप उसको लीड कर रहे हो, विलिंगली लीड कर रहे हो, वॉलेंट्री एफर्ट है आपके, वॉलेंट्री आप ये चेंज लेके आना चाह रहे हो, वॉलेंट्री आप इस जो भी सिचुएशन है उसको लीड करना चाह रहे हो, है ना। ये गोल अचीवमेंट के लिए होता है, ठीक है। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं लीडरशिप के, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे लीडरशिप और लीडर और जो मैनेजर होते हैं, इन दोनों में, ये दोनों देखो, लीडर अलग है, मैनेजर अलग है, ये दोनों अपनी जगह अलग अलग है, ठीक है। लेकिन हम लोग इनको एक जैसे समझ लेते हैं, एक नहीं है ये दोनों अलग है। मैनेजर का काम अलग है, लीडर का काम अलग है, ठीक है। लीडर जो मैनेजर होते हैं उनको हम लोग अपॉइंट करते हैं, लीडर्स को हम लोग क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। लेकिन मैनेजर को तो अपॉइंट नहीं, सॉरी, लीडर को तो अपॉइंट नहीं करते ना। मैनेजर कैसे होते हैं? अपॉइंटेड होते हैं बाय द पोजीशन। आप किसी पोजीशन के लिए मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो। लीडर क्या होते हैं? ये डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशनल फैक्टर है, नंबर ऑफ, मतलब एक लीडर जो होता है ना, वो एक लीडर की तरह कैसे इमर्ज करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स पे, ठीक है। कौन कैसा सिचुएशन है, क्या नहीं है, ठीक है, आप कैसे उसमें उभर के सामने आ रहे हो, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है। ये यहाँ पे फॉर्मल अथॉरिटी होती है। यहाँ पे क्या होती है? फॉर्मल अथॉरिटी होती है, पूरा आपका रूल्स एंड रेगुलेशन वेल स्टैब्लिश होता है। और यहाँ पे इनफॉर्मल पावर होती है, ठीक है। लीडर्स के पास कैसी पावर होती है? इनफॉर्मल पावर होती है। इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल पावर भी हो सकती है, ऐसा नहीं। फॉर्मल मतलब यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंसेस का मतलब पर्सनली वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे वो फॉर्मल अथॉरिटी के थ्रू जो भी डायरेक्शन है उसको यहाँ पे वो फॉलो करेगा। मैनेजर्स डू थिंग्स राइट। मैनेजर क्या करता है? जो भी गलत चीजें हुई हैं उसको सही करता है। आपके जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, वहां पे जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी आप लोगों से काम गलत हो गया उसको क्या करते हैं? सही करने का काम करता है। लेकिन लीडर्स सही काम करते हैं, ठीक है। लीडर्स डू द राइट थिंग, लीडर्स सही ही काम करते हैं। मैनेजर्स क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। स्कूल का डेकोरम है, कॉलेज का जो डेकोरम है, उससे रिलेटेड जो भी प्लानिंग है और मतलब जो भी एक्टिविटीज हैं उन सबको यहाँ पे मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है, इसका पॉइंट है ये, डिफरेंस लिखा मैंने। लीडर्स क्या करते हैं? उसको डेवलप करने का काम करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। मैनेजर्स क्या करते हैं? ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, मैं पॉइंट के साथ यहाँ पे एरो लगा देती हूँ। मैनेजर्स रिलाई करते हैं कंट्रोल पे, मतलब मैनेजर क्या करते हैं? एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? डेकोरम मेंटेन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, ठीक। और लेकिन जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। इंस्पायर करते हैं कि आपको और अच्छा करो, और इससे अच्छा कर सकते हो। मतलब यहाँ पे फ्रीडम होती है, पूरी तरीके से फ्रीडम होती है, ठीक है। इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं। और यहाँ पे मैनेजर्स के पास क्या होते हैं? फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। मैनेजर एक्सेप्ट करता है स्टेटस क्यू को, लेकिन लीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? उसको चैलेंज करते हैं। मैनेजर जब किसी भी स्कूल या कॉलेज में जब मैनेजर अपॉइंट होते हैं तो वहां पे जैसी सिचुएशन होती है, जैसी स्थिति होती है स्कूल की, उसको उसी को ही वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसको कुछ सही करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। जो जैसा चल रहा वैसे चलने दो, ठीक है।
जैसी स्थिति है वैसी रहने दो। लेकिन जो लीडर्स का काम होता है, अगर वो देख रहे कोई चीज गलत चल रही है तो उसको वो चैलेंज करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजर का काम है, ये लीडर का काम है। तो इसीलिए इसको, इनके डिफरेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैनेजर का क्या काम है, लीडर कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। मैंने की पॉइंट में ऑलरेडी इसको डाल दिया है, ठीक है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके लीडरशिप के। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, एक एक प्रिंसिपल के सिर्फ नाम को, मतलब नाम जो है उससे समझने रहना, मैंने डिटेल में यहाँ पे नहीं डाला है, ठीक है। 11 प्रिंसिपल, सॉरी हाँ 11 प्रिंसिपल हैं इसके लीडरशिप के। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, नो योर सेल्फ एंड सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट। सबसे पहले तो यही है ना, आप खुद को जानो। आप लीडर, आप किसी टास्क को लीड कर रहे हो और आपको खुद ही नहीं अपने बारे में पता है ना। आप कोई चीज, किसी फिनोमिना को लीड कर रहे हो, किसी सिचुएशन को लीड कर रहे हो और आपको अपने बारे में खुद नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे लीडर को खुद की भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, मतलब खुद को पहले जानो, आत्म सुधार, खुद को सुधारो सबसे पहले, ठीक है, तब आगे। बी टेक्निकल प्रोफेशन। टेक्निकली प्रोफेशन कहने का मतलब क्या है, जो लीडर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए जॉब के बारे में, ठीक है, कि जॉब का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसी जॉब है, जॉब में क्या करना है, क्या इसकी फॉर्मेलिटी है ना, ये सारी चीजें। टेक्निकली का मतलब आप टेक्नोलॉजी से रिलेट मत करना, ठीक है। टेक्निकली कहने का मतलब क्या है, टेक्निकली प्रोफेशन कहने का मतलब क्या है, जो भी जॉब हम करने जा रहे हैं, जो भी हम सिचुएशन को लीड करने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी टास्क को लीड करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन। एक लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ही ले अपने एक्शंस का, ठीक है। यहाँ पे सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको ले, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कोई गलती हो जाती है बाई चांस, ठीक है, तो अपने एक्शंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उसे खुद ही लेनी चाहिए, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। फिर आता है मेक साउंड एंड टाइमली डिसीजन। मतलब ऐसा यहाँ पे है कि टाइमली डिसीजन लेना, गुड डिसीजन लेना। मतलब अगर हमें आज डिसीजन लेना है तो लीडर इतना ज्यादा इफिशिएंट होना चाहिए, अगर उसे अभी के अभी कोई डिसीजन लेना है तो तुरंत का तुरंत वो डिसीजन ले पाए, इतना कैपेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए डिसीजन उसे अभी लेना है, वो कहता है सोच के बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिन बाद बता रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साउंड एंड टाइमली डिसीजन लेना चाहिए। सेट द एग्जाम्पल। लीडर को एक रोल मॉडल की तरह बनना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स को सेट करें कि हाँ दूसरे भी आपके जैसा बनना चाहें। नो योर पीपल एंड लुक आउट फॉर देयर वेलबींग। जो भी आपके लोग हैं उनके बारे में समझो, ठीक है, उनको जानो, उनकी बेहतरी के लिए काम करना, ठीक है। जो भी लोग हैं उनको समझो, उनके बारे में जानो और उनकी बेहतरी के लिए काम करो। उसके अलावा कीप पीपल इन्फॉर्म्ड। मतलब जो भी चीजें हैं उनके उन लोगों को उनके बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहना, अब ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन देना लोगों को, ठीक है। डेवलप करना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब ये है कि लीडरशिप को डेवलप करना चाहिए, जो भी उसके लोग हैं उसके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करे। ऐसा तो नहीं है कि खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, खुद ही सारे एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहा है, लेकिन उसकी जो पब्लिक है वो तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, है ना। ये चीज है। अगर मैं बोल रही हूँ आपसे कि आप ये यूनिट 9 का पूरा की पॉइंट बनाना, ठीक है, मैं सारे की पॉइंट की तरह आपका प्रिपेयर करके आपको पढ़ा भी दे रही हूँ, इसकी नोट्स भी करा दे रही हूँ, लेकिन ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, खुद उन्हें भी तो एग्जाम देना है। अगर मुझे आपको हेल्प करना है और तो आपको भी तो अपना एग्जाम क्लियर करना है ना, तो इसके लिए आप खुद भी अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये कहना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप कराना, ठीक है। अगर मैं ही सारी चीजें कराती रहूंगी, आप अपने एंड से कुछ करोगे ही नहीं, तो क्या वो चीजें पॉसिबल होंगी? नहीं होंगी। दोनों एंड से काम होना चाहिए, है ना। फिर आता है इंश्योर दैट टास्क आर अंडरस्टूड, सुपरवाइज एंड अकॉम्प्लिश्ड। और ये इंश्योर करना, जो टास्क दिया, जैसे मैंने कोई टास्क दिया, मान लो कि ये होमवर्क है, ये आप होमवर्क करके लेके आइएगा, ठीक है, तो वो टास्क वो होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड मतलब टास्क को समझा, पहले मैं इसको समझाऊं, ठीक है, उसके बाद में उसको होमवर्क के लिए दूं, फिर उसके बाद मैं उसको सुपरवाइज करूं कि आपने ये किया है या नहीं किया, ठीक है, फिर मतलब ये खत्म हुआ नहीं खत्म हुआ, अकॉम्प्लिश्ड मतलब टास्क कंप्लीट किया है फिर नहीं हुआ। ट्रेन करना एज अ टीम, ठीक है, जितने भी लर्नर्स हो यहाँ पे उन्हें मैं एक टीम की तरह लीड करूँ,
ठीक है, एज अ टीम, ऐसा नहीं कि किसी को अलग थलग करूँ, नहीं ऐसा नहीं, एज अ टीम यहाँ पे काम करें, ठीक है। यूज करना फुल कैपेबिलिटीज ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, मतलब जो आपका इंस्टीट्यूशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी कैपेबिलिटीज है, तो जितना आप यूज कर सकते हो उन सबको वहां पे, उन सारी कैपेबिलिटीज को यहाँ पे यूज करो, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। सबसे पहले मैं एक बार ऐसे रिवाइज करा दे रही हूँ। सबसे पहले खुद को जानो, खुद को जानने के बाद आपकी जो जॉब है उसको जानो, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने सारे जो भी एक्शंस है ना, टाइमली डिसीजंस लो, साउंड डिसीजन लो, रोल मॉडल की तरह बनो, जो भी लोग हैं उनके बारे में जानो, उनके वेलबींग के लिए काम करो, उनको हमेशा इन्फॉर्म करते रहो टास्क के बारे में, डेवलप करो उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इंश्योर करो कि वो जो भी आप टास्क दे रहे हो वो उसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें सुपरवाइज करो, ट्रेन करो एज अ टीम की तरह, और यूज करो जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं आपके इंस्टीट्यूशंस में। क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। अब आ जाते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके लीडरशिप के। लेफ्ट फैक्टर्स में वही चीजें जो भी बोली हम लोगों ने, ठीक है। फैक्टर्स कहने का मतलब किसी भी लीडरशिप के लिए सबसे पहले क्या है, लीडर्स का होना जरूरी है। वहाँ पे लीडर्स तो, लीडर के बाद उनके फॉलोवर्स होने चाहिए। लीडर है लेकिन फॉलोवर ही नहीं तो कैसी लीडरशिप, किसको आप लीड करोगे, है ना। अब उन फॉलोवर्स के बीच में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, किसी सिचुएशन में होना चाहिए। कम्युनिकेशन आप कब कर पाओगे, जब कोई आपके पास मीडियम होगा, कोई सिचुएशन होगी, है ना, वही चीज है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, लगातार चलता रहता है। यहाँ पे एक दूसरे को क्या किया जाता है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, सपोर्ट करते हैं, और इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ हेल्प टू फॉलोवर। ये एक तरीके की एक्सरसाइज है जहाँ पे हम जो भी हमारे फॉलोवर्स हैं उनको हेल्प करते हैं। लीडरशिप इज द एक्सरसाइज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब ये जो लोगों की हम हेल्प करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में करते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडरशिप। अब लीडरशिप की कुछ स्टाइल्स हैं, है ना। लीडरशिप की कुछ स्टाइल्स हैं जिसमें सबसे पहले है आपका स्टाइल ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन द अथॉरिटी। अथॉरिटी के बेस पे सबसे पहले अथॉरिटेरियन, जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अथॉरिटी होती है आपकी, ठीक है, अथॉरिटी लीड करती है। अभी आगे देखेंगे, इसको मैंने की पॉइंट में यहाँ पे डाल दिया है। फिर आता है पार्टिसिपेटिव, जहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेजियर फ्री फेयर, मतलब डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल। इन दोनों, ये जो दो मैंने नाम लिखे हैं ना, इसको नाम को जरूर से याद रखना। लेजियर फेयर में क्या होता है कि यहाँ पे जो लीडरशिप होता है बिल्कुल फ्री होता है, उसे पता है कि उसकी जो ऑडियंस है वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑडियंस खुद ही कर लेगी, ठीक है, सारे काम, वो आराम से बैठा रहता है, ठीक है। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप में क्या होता है, वो एक फादर की तरह काम करता है, आपको गाइड करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, जैसे फादर करते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। अथॉरिटेरियन एक क्लासिकल अप्रोच है, ठीक है, मतलब ऑटोक्रेटिक है। यहाँ पे सारी जो पावर्स होती है वो किसके पास होती है, अथॉरिटी के पास होती है, आपके पास कोई पावर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो अथॉरिटी के मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। जैसे आपका एनटीए में जो भी मेंबर्स वो एक्सपर्ट है, आपके पास कोई भी पावर नहीं है कि अपने एग्जाम के पेपर को इधर उधर करा, मतलब चेंज करा लो या फिर कुछ करा लो, ठीक है। सारी पावर्स किसके पास है, एनटीए के पास है, ठीक है। वो कैसे है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है। वहां पे जितने लोग, जितने भी मेंबर हैं उस ग्रुप के, वो कैसे हैं, एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो भी अपने अपने डिसिप्लिन में वो एक्सपर्ट है, ठीक है। तो ये होता है अथॉरिटेरियन, जो क्लासिकल अप्रोच होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक। फिर आते हैं पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं उन्हें डिसीजन का पार्ट लिया जाता है। जब डिसीजन मेकिंग होता है तो वहां पे एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी अपने विचारों को वहां पे देते हैं। यहाँ पे टीम वर्किंग होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, टीम वर्किंग होती है। पार्टिसिपेटिव मतलब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो खुद, और जितने भी एम्प्लॉयज हैं वहां के, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेक में, अपने थॉट्स, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी सजेशंस है वो वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। लेजर फेयर में क्या होता है, डेलीगेटिव लीडरशिप में लेट देम डू, उन्हें खुद से करने दो। यहाँ पे जो लीडर होता है वो अपने हाथ बिल्कुल खड़े कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके टीम के जो मेंबर हैं वो एक्सट्रीमली क्वालिफाइड है और स्किल्ड है, ठीक है। अपनी उनकी वो खुद एक्सपर्टाइज है, स्किल्ड है, खुद से टास्क को कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर लेता है, सारा काम
टीम के मेंबर कर लेंगे, अपने आप ही फिनिश कर लेंगे, उसे बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं है, उसने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, उससे बोला लेट देम डू, तुम खुद से करो, ठीक, खुद करो। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक जैसे पैटर्नल, जैसे फादर जैसे ये फादर की तरह फंक्शन करता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, वो आपको गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको वो खुश रखे, ठीक है। तो ये होता है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप, ठीक है। सिर्फ की पॉइंट में इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा आपको याद करने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे लिखा हुआ है ना वैसे नहीं आता है। अब पार्टिसिपेटिव है, आपको पता होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके भी आइडियाज को यहाँ पे लिया जाता है, उनको भी इनकरेज किया जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। लाजियार फेयर में क्या होता है कि जो टीम के मेंबर ऑलरेडी इतने ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं कि वो जो लीडर होता है ना, वो सारी चीजें उनके ऊपर छोड़ देता है। पैटर्नलिस्टिक मतलब एज अ फादर जैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ, लिकर्ट ने मैनेजमेंट के ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, ये 4 है ना, चार चार लीडरशिप स्टाइल दिए थे लिकर्ट ने, जिसमें था एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम, ठीक है, नाम याद रखना, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम। फिर आता है बेनोवेलेंट अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट सिस्टम, फिर आता है कंसल्टिव सिस्टम, फिर आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। जब एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लॉइटेटिव शोषण कर रहे हैं, है ना, यही तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अथॉरिटेटिव सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, जो आपके सुपीरियर होते हैं उनको बिल्कुल भी अपने सबऑर्डिनेट पे ट्रस्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनको सिर्फ अपने काम से को करवाना है, ठीक है, चाहे जैसे भी करो, लेकिन आप अपना उनका काम कंप्लीट करके दो। वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, ना ही उनको कॉन्फिडेंस होता उनके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम होता है, जहां पे जो कम्युनिकेशन होता है कैसा होता है, फ्लोज डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, उन्हें सिर्फ अपने कंप्लीशन ऑफ वर्क, अपने काम को खत्म करवाना है, बस, दैट्स इट। बेनोवेलेंट इसका जस्ट अपोजिट होता है, बेनोवेलेंट इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो वो होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, मतलब वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत, यहाँ पे तो बिल्कुल भी उनको ट्रस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है उनको, थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है कि अगर हम उनको रिवॉर्ड देंगे तो वो हमारा काम बहुत अच्छे से कर देंगे। तो वहां पे यहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग उनको डराने की कोशिश नहीं करते हैं बाय मीन्स ऑफ थ्रेट्स एंड वार्निंग, बट रेदर थ्रू रिवॉर्ड्स। यहाँ पे वो डरा धमका के काम नहीं कराते, वार्निंग्स नहीं देते। यहाँ पे ये लोग वार्निंग देते थे कि अगर आपने ये इतनी 2 दिन में काम कंप्लीट करके नहीं दिया तो सैलरी नहीं मिलेंगी, आपको फायर कर देंगे, ऐसा कुछ। यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो डराते नहीं है, ठीक है, डराना धमकाना नहीं चलता है यहाँ पे, ना वार्निंग चलता है। यहाँ पे क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं कि अगर आपने ये टारगेट को कर लिया, मतलब कंप्लीट कर लिया, तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे सुपीरियर को कुछ फेथ आ जाता है, थोड़ा सा, सम फेथ, ठीक है, कुछ फेथ, विश्वास रहता है। फिर आता है कंसल्टेटिव सिस्टम। अब यहाँ पे भी उनको विश्वास नहीं होता, फेथ ट्रस्ट तो नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनके ओपिनियंस को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, उनसे ओपिनियन लेते हैं, उनका सजेशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन जब मेकिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो ओपिनियन लेते हैं अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी आपकी सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका ओपिनियन यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस भी होते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं और अपने एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट भी करते हैं, जो भी आपकी अथॉरिटी मेंबर है, ठीक है। वो इक्वल, मतलब वो क्या करते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने देते हैं, ठीक है। वो उनको अपनी मतलब मैनेजर हैज कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट एंड अलाउ देम टू डायरेक्ट इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन मिल रहा है, यहाँ पे वो उनके सिर्फ सजेशन को ले रहे हैं, ठीक, कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे उनका वो पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं, ठीक है। और उनके पार्टिसिपेशन से जो भी उनके आइडियाज है, जो भी उनके ओपिनियंस, उसको यूज करके एक कंस्ट्रक्टिवली उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है अपने सबऑर्डिनेट पे, ट्रस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट आता है। और कैसे आता है, वो यहाँ पे इनको रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उनके सजेशंस को कंसिडर करते हैं और यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्लियर है। उसके बाद अप्रोचेस पे आ जाते हैं, ठीक है। अप्रोचेस में देखेंगे अगर, अच्छा एक चीज यहाँ पे ये रह गई है,
ये जो लिकर्ट ने 4 स्टाइल्स बताई हैं उसमें 7 वेरिएबल को कंसिडर किया, जिसमें ये सब मैंने नाम बताए भी अभी आपको। लीडरशिप है, मोटिवेशन है, गोल सेटिंग है, कंट्रोल प्रोसेस है, इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। 7 वेरिएबल्स का यूज किया था इन्होंने अपनी लीडरशिप स्टाइल के लिए, कंसिडर किया था। अप्रोचेस कौन कौन सी हैं आपकी? अगर हम बात करते हैं अप्रोचेस की, तो अप्रोचेस में आता है ट्रेट, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल, वैल्यू बेस्ड, कल्चरल, साइकोडायनेमिक और कैरिस्मेटिक। ठीक है, ट्रेट में अगर बात करते हैं, देखो ट्रेट में बोलते हैं कि जो ट्रेट होती हैं, ठीक है, जो ये ट्रेट है, पर्सनालिटी है, इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है, पहले से ही इनहेरिट होते हैं, मतलब ये जो ये वाले जो लीडरशिप होते हैं वो पहले से ही इनहेरिट होते हैं, पैदा ही लीडरशिप क्वालिटी के साथ होते हैं। ठीक है, द कैपेसिटी फॉर लीडरशिप इज इनहेरेंट, दैट ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ठीक है, यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं, ठीक है, बनाए नहीं जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, पीपल्स आर बॉर्न विद इनहेरिटेड ट्रेट्स, उनके अंदर पहले से ही लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ठीक है, उनके अंदर वो सारी स्किल्स होती हैं जो लीडरशिप के लिए रिक्वायर्ड होती है। और ये कैसे होते हैं, क्लेवर होते हैं, फ्लुएंट होते हैं, जब बातचीत करते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लुएंट होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा फ्लुएंट होते हैं, अपनी मतलब इतनी इन्फ्लुएंशियल उनकी स्पीकिंग होती है, वो किसी से जब बात करते हैं तो इतना ज्यादा वो मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, तो पहले से इनहेरेंट है वो सारी उनके अंदर ट्रेट। ठीक है, डिप्लोमेटिक है, टैक्टफुल है, मतलब अगर कहीं से उनको लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आराम से उसको बना लेते हैं उस बात को। ठीक है, क्लेवर मतलब इंटेलिजेंटली उस चीज को कवर कर लेते हैं, कंसेप्चुअली स्किल्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, परsuasive होते हैं। ठीक है, ये होता है ट्रेट थ्योरी। फिर आते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में, ये इंस्पायर करते हैं पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब जो भी लोग इनको फॉलो कर रहे हैं ये इंस्पायर करते हैं कि उनके अंदर पॉजिटिव चेंज आ सके। और ये लोग कैसे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, पैशनेट होते हैं, पॉजिटिवली मतलब पूरा जो भी चीजें चल रही हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इतने ज्यादा ये एनर्जेटिक होते हैं ये लोग। ठीक है, इनिशियली इसको डेवलप किया था बायोग्राफर जेम्स मैक ग्रेगर बर्न्स ने, लेटर इसको बोला गया लेटर, उसके बाद इसको डेवलप किया बर्नार्ड एम्बास में। अब इसको बोला जाता है बास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी, ये चीज इसको बोली जाती है। ठीक है, अब इसमें 4 एलिमेंट्स, ये आपके क्वेश्चन इससे आया हुआ है। ठीक है, 4 एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में? आइडियलाइज इन्फ्लुएंस, आइडियलाइज इन्फ्लुएंस कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब आदर्श प्रभाव। यहाँ पे क्या होता है, मतलब आदर्श प्रभाव, मतलब समझ लो, क्या बताऊं इसमें, इसका एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे रोल मॉडल की तरह वो काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो रोल मॉडल की तरह काम करते हैं, जैसे रोल मॉडल नहीं होते हैं, जैसे लोग भी जैसे लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये उसकी तरह काम करते हैं यहाँ पे, आइडियलाइज। ठीक है, आदर्शवादी सिद्धांत को ये लोग मानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सेट करते हैं। फिर आता है इंस्पिरेशनल। ठीक है, इंस्पिरेशनल मतलब वो उनको मोटिवेट, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन मतलब क्या, उनको एक नई ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे दे रखा है एक नई ऊंचाई, उनको इंस्पायर करते हैं कि हाँ आप और अच्छा कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो, इंस्पायर करते हैं, आपने इतना किया आप अभी और अच्छा कर सकते हो। तो अभी इनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, धीरे धीरे जब उनको मोटिवेशन मिलने लगता है धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने लगती है ना, ये चीज है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इंटेलेक्चुअल जो स्टिमुलेशन होता है वहां पे क्या होता है, वो इनकरेज करते हैं उनकी लर्निंग ग्रोथ को। यहाँ पे वो क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं उनकी जो भी लर्निंग ग्रोथ है उनको, ये वो क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं। ठीक, फिर आता है इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन। इंडिविजुअलाइज मतलब ये क्या करेंगे, जो भी इंडिविजुअल है उनको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे, मतलब कोचिंग देंगे उनको, है ना, उनको मतलब उनकी सक्सेस को वो सक्सेस, इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन कहने का मतलब क्या, इंडिविजुअल सक्सीड कर पाए, इंडिविजुअली लोग सक्सीड कर पाए, उनके लिए वो क्या करेंगे, उनको कोचिंग देंगे, है ना, इनको एम्पावर करेंगे, ये चीजें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना 4 एलिमेंट होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल के, आइडियलाइज, इंस्पिरेशनल, इंटेलेक्चुअल एंड इंडिविजुअलाइज। आइडियलाइज मतलब रोल मॉडल की तरह एग्जाम्पल सेट करना, इंस्पिरेशनल मतलब न्यू हाइट पे लेके जाना, इंटेलेक्चुअल मतलब इंकरेज करना उनकी ग्रोथ को, और इंडिविजुअलाइज मतलब उनको कोचिंग देना, टीचिंग देना, सो दैट वो सक्सेस कर पाए अपने फील्ड में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं, अच्छा हाँ एक चीज ये भी, ट्रांसफॉर्मेशन जो लीडरशिप होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है।
एम्पावर करते हैं फॉलोअर्स को कि क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है, क्या अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये विजन, ये इसका की पॉइंट है, मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये विजन को क्रिएट करते हैं, ये इसका की पॉइंट ही है आपका। विजन को क्रिएट करते हैं, एक नया विजन बनाते हैं कि हाँ ये एक मतलब एक होता नहीं विजन, पॉजिटिव विजन, ठीक है। ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं। फिर आते हैं ट्रांजेक्शनल लीडरशिप, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में, ठीक है। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप क्या है, जब इसकी बात करते हैं ट्रांजेक्शनल की, तो ये प्रमोट करता है कॉम्प्लायंस को विद एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन थ्रू सुपरविजन एंड द यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये बोलता है हम जो भी परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसको मोटिवेट करके, सुपरवाइज करके, उनको रिवॉर्ड दे करके, है ना। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजेक्शनल लीडर्स आर टास्क एंड आउटकम ओरिएंटेड, ये टास्क और आउटकम ओरिएंटेड होते हैं, ये इसका की पॉइंट है। वैल्यू बेस्ड कहने का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चेंज आती है, वैल्यूज को यहाँ पे इनकलकेट करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं एम्प्लॉयज के अंदर। कल्चर कहने का मतलब क्या है, कल्चरल बेस्ड, मतलब कल्चर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे आते हैं। साइकोडायनेमिक मतलब वो जो बच्चे हैं, बच्चों की नीड्स के साथ, इमोशंस के साथ ये डील करती है ये अप्रोच, ठीक है। बच्चों की क्या नीड्स है, क्या इमोशन है, साइकोलॉजिकली जो साइकोलॉजिकल की जो थ्योरीज है, ठीक है, उन सब के साथ यहाँ पे वो डील करता है, ठीक है। कैरिस्मेटिक कहने का मतलब क्या है, मतलब उसके अंदर एक अलग ही चार्म होता है। कैरिस्मेटिक करने का मतलब ही ऐसे समझो, मतलब आ, क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल चार्म होता है इनके अंदर, स्पेशल ग्लो होता है, ठीक है, अलग से ही, मतलब जैसे करिश्माई बोलते हैं, ठीक है, अलग से ही मतलब होते हैं, जैसे हमारे मोदी जी, ठीक है, एक अलग से चार्म होता है, एक ग्लो होता है, ठीक है, वो अपने चार्म से ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, है ना। जैसे मोदी जी करते हैं, आप जब भी वो कोई भी स्पीच देते हैं तो मतलब क्या होता है, बहुत अलग सा ही होता है बिल्कुल, ठीक है। तो वही चीज है, वो अपने चार्म से लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ठीक है। हर किसी को मतलब हर किसी की मूड को, हर किसी के इमोशंस को ये मतलब रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, ठीक है। कुछ करिश्मा, मतलब कुछ वो ऐसे कुछ होता है, वो समझ जाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ ऐसा करिश्मा जैसा, है ना। तो ये होती है ये चीज, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ हर्शी एंड ब्लैंचर्ड मॉडल पे, ठीक है, हर्शी एंड ब्लैंचर्ड मॉडल पे। देखो हर्शी एंड ब्लैंचर्ड का जो मॉडल है, सिचुएशनल लीडरशिप का मॉडल, देखो पहले ये कहानी लिखी हुई है, ये पूरी मैंने थोड़ी सी कहानी डाल दी है, मुझे डालना नहीं था बट मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो समझ, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनते चलो। इवन दो, ये मैं कहाँ पे आ गई, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। हर्शी एंड ब्लैंचर्ड डेवलप अ थ्योरी, हर्शी एंड ब्लैंचर्ड दो लोग थे जिन्होंने सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी को डेवलप किया, ठीक है। दैट सजेस्ट दैट द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इज अफेक्टेड बाय द सर्कमस्टेंसेस लीडर फाइंड देमसेल्फ, मतलब जो भी लीडरशिप स्टाइल है वो उसके सर्कमस्टेंसेस से अफेक्ट करते। दे आर्ग्यू दैट a leader ability to lead डिपेंड अपॉन द सर्टेन सिचुएशनल फैक्टर, मतलब एक लीडर की जो एबिलिटी है लीड करना सिचुएशन को, वो डिपेंड किस पे करता है, उसके सिचुएशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। बाय अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड अडेप्टिंग टू दीज फैक्टर, लीडर विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस देयर सराउंडिंग एंड फॉलोअर्स मच मोर सक्सेसफुली दैन इफ दीज फैक्टर आर इग्नोर्ड। मतलब क्या है, अगर हम उसकी सिचुएशन को समझ पाए, तो एक लीडरशिप रिकॉग्नाइज कर पाए, अडेप्ट कर पाए उसकी सिचुएशन को, तो हम अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को लीड कर पाएंगे। हर्शी एंड ब्लैंचर्ड ने फोकस किया ग्रेट पार्ट ऑफ देयर रिसर्च ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर इन फॉलोअर्स इन डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट। इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस इस पे किया फॉलोअर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे फाउंड दैट लीडर वुड हैव टू मॉडिफाई देयर लीडरशिप स्टाइल एज देयर फॉलोअर्स कैन चेंज इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी। इनका मानना था हर लीडर को अपने लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना चाहिए, जैसे जैसे उनकी लीडरशिप मतलब चेंज करना चाहिए, अपने लीडरशिप मॉडल को मॉडिफाई करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी, मतलब जो भी उनकी फॉलोअर्स की एबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दैट अपने मॉडल को इनको चेंज करना चाहिए। जिसमें इन्होंने दो चीजों के बारे में बात की, टास्क रेडीनेस, ठीक है, देखो इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी, जिसमें आता है टास्क की रेडनेस, मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी यहाँ पे क्या आता है आपका, टास्क की रेडनेस, काम को करने की क्या मतलब कितना ज्यादा वो तत्पर है, ठीक। फिर आता है विलिंगनेस, मतलब साइकोलॉजिकल रेडनेस, इसे क्या बोलते हैं, साइक्लो, कितना ज्यादा विलिंगनेस है, खुद से वो करना चाह रहे हैं, है ना। मतलब इन्होंने बोला जो लीडर्स हैं उन्हें अपने लीडरशिप स्टाइल को मॉडिफाई करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर फॉलोअर्स एबिलिटी, जहां पे वो टास्क रेडनेस, कितने ज्यादा वो रेडी है, तैयार है, और कितने ज्यादा विलिंग है, ये क्या है, साइकोलॉजिकल टास्क रेडीनेस एंड साइकोलॉजिकल रेडनेस, ठीक है, टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। क्लियर है। आ लीडर्स रिलेशनशिप विद फॉलोअर इज देयरफॉर
लाइकली टू गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, ये डिफरेंट स्टेजेस पे जाती है, जहाँ पे उनकी हम एबिलिटीज देखते हैं और उनकी विलिंगनेस देखते हैं काम को करने की। किसको देखते हैं? एबिलिटीज जो आता है टास्क रेडनेस, विलिंगनेस जो आता है उनका साइकोलॉजिकल रेडनेस। ठीक है, जहाँ पे इनकी 4 लीडरशिप स्टाइल है, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। ठीक है, ये चीज समझ में आई। हर्षी एंड ब्लैंचर्ड केम अप विद इन ऑर्डर टू बेटर डील विद दिस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलोवर्स। अब यहाँ पे ये ध्यान रखो, इन्होंने 4 स्टाइल दी थी, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हर्षी एंड ब्लैंचर्ड वर्क टुगेदर, इन्होंने बहुत सारे साल तक काम किया। ठीक है, एंड नोशन दैट लीडरशिप स्टाइल शुड बी सिचुएशनल, और इन्होंने मतलब सिचुएशनल लीडरशिप को फॉलो किया, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कुछ साल काम करने के बाद कि अब हम लोगों को अलग अलग काम करना चाहिए। Hence the Hershey and Blanchard situational leadership model, ठीक है, विच वॉज ओरिजिनली, अब ये जो सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल है इसका ओरिजिनल नाम क्या है? ओरिजिनल नाम है द साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ओरिजिनल नाम क्या था इसका? द साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, जिसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डेवलप इनटू 2 स्लाइटली डाइवर्जेंट मॉडल। ठीक है, मतलब 2 पार्ट में, इसको सिर्फ लिखना नहीं, इसको समझ लो पहले। ठीक है, मतलब बहुत साल तक इन्होंने एक साथ काम किया, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अलग अलग काम करना चाहिए। तो ये ब्लैंचर्ड, हर्शी एंड ब्लैंचर्ड का जो सिचुएशन लीडरशिप मॉडल पढ़ा है, इससे पहले इसका जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, जहां पे इन्होंने क्या किया गया, इन्होंने इसको 2 मॉडल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ब्लैंचर्ड डिसाइड टू कॉल हिज वर्जन ऑफ द मॉडल, ब्लैंचर्ड ने डिसाइड किया कि अपने वर्जन को वो क्या बोलेंगे? सिचुएशनल लीडरशिप सेकेंड मॉडल, मतलब SL सेकेंड मॉडल बोलेंगे। ठीक है, ये फिगर 2 अभी रहने दो, क्योंकि यहाँ पे फिगर लगे हुए हैं, ये वाला फिगर है। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने हटाया नहीं है। ठीक है, फिगर 2 डिफरेंट वर्जन नेक्स्ट टू ईच अदर, द मेजर डिफरेंस आर रिलेटेड टू सिमेंटिक, मतलब इन्होंने SL, हर्षी ने दूसरा अपना यूज किया मॉडल, जिसे SL1 बोलते हैं, इन्होंने SL सेकेंड करके यूज किया। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस क्या था? उनके सिमेंटिक्स में था, मतलब उनकी जो समझ में था, सिर्फ सिमेंटिक्स में था। ठीक, वेयर हर्षी यूज द टर्म रेडनेस, हर्षी ने, ये लिख लेना अपने, यहीं से इंपॉर्टेंट है, हर्षी ने रेडनेस टर्म को यूज किया। किसको यूज किया? रेडनेस को यूज किया। कितने ज्यादा रेडनेस तत्पर है। ठीक है, और ब्लैंचर्ड ने किसको यूज किया? डेवलपमेंट को। ब्लैंचर्ड ने किसको यूज किया? डेवलपमेंट को। ठीक है, हर्षी यूज टेलिंग, सेलिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, हर्षी ने क्या क्या यूज किया? टेलिंग को यूज किया, सेलिंग को यूज किया और पार्टिसिपेटिंग को यूज किया। और ब्लैंचर्ड ने क्या यूज किया? ब्लैंचर्ड ने यूज किया डायरेक्टिंग, कोचिंग एंड सपोर्टिंग। याद रहेगा, डायरेक्टिंग, अपनी कॉपी में ऐसे बना भी लेना, डायरेक्टिंग, कोचिंग एंड सपोर्टिंग। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा दे रही, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। पहले कहानी सुन लो। यहाँ पे हर्शी एंड ब्लैंचर्ड ने सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी पे काम किया। ठीक है, इन्होंने बोला जितने भी लीडरशिप स्टाइल्स हैं, ठीक है, लीडर्स को अपने लीडरशिप स्टाइल को उनकी जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनकी एबिलिटी, ठीक है, उन्हें मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक है, किसके टर्म्स में? उनकी फॉलोअर्स की एबिलिटी के टर्म्स में, जिसे इन्हें बोला टास्क रेडनेस, या फिर उनकी विलिंगनेस, जिसे इन्हें बोला साइकोलॉजिकल रेडनेस। ठीक है, तो ये जो एबिलिटीज और विलिंगनेस है, ठीक है, इसके बेसिस पे किसी जो भी लीडर है उनको अपनी लीडरशिप स्टाइल को मॉडिफाई करता रहना चाहिए। इसके बाद इन्होंने 4 लीडरशिप स्टाइल दी, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। इन्होंने काफी साल तक एक साथ काम किया, फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि कुछ साल काम करने के बाद कि अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग एजेंडाज पे फोकस करते हैं, अपने खुद के एजेंडाज पे। ये जो हर्षी ब्लैंचर्ड का सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल है, ठीक है, इसको पहले ओरिजिनली इसको क्या बोला जाता था? लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप बोला जाता था, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जहां पे ब्लैंचर्ड ने SL सेकेंड मॉडल का यूज किया, जहां पे उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बात की। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बात की? कौन सा टर्म यूज किया? यहाँ पे डेवलपमेंट का टर्म यूज किया। और हर्षी ने किसका यूज किया? रेडीनेस का यूज किया। हर्षी ने कौन से टर्म्स का यूज किया? टेलिंग, सेलिंग एंड पार्टिसिपेटिंग का यूज किया। और ब्लैंचर्ड ने डायरेक्टिंग, कोचिंग एंड सपोर्टिंग का यूज किया। क्लियर है इतनी बातें? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्लैंचर्ड थे वो ये लिख लो अपने कॉपी में, ये जो ब्लैंचर्ड थे वो ऑथर थे। ठीक है, किसके? द, क्या नाम था? द 1 मिनट मैनेजर, इसके ये ऑथर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये जो मॉडल था कैसा था? फ्लेक्सिबल मॉडल था। ठीक है, ये चीजें क्लियर है?
अब आ जाते हैं इसमें अपने ये जो मेन है, इधर आ जाओ, ये पूरा मॉडल दे रखा हुआ। इस मॉडल को देने से पहले मैं कुछ चीज़ों आप लोग को समझा रही हूँ, वो समझो पहले, ठीक है भाई। अब इसका मैंने फिर आगे लिखा नहीं है, ये अपनी कॉपी में आप लोग लिखो, ठीक है, फिर मैं इधर समझाती हूँ। अब डेवलपमेंटल, यहाँ पे लिख लो। हर्षी ने क्या यूज किया था? डेवलपमेंट यूज किया था, सॉरी ब्लैंचर्ड ने डेवलपमेंट यूज किया था ना, एक मिनट, ब्लैंचर्ड ने डेवलपमेंट, ठीक है। समझते जाना इसको, और चाहो तो जो मैं बोलूं अपनी कॉपी में लिख लेना। डेवलपमेंट का यूज किया था, और इन्होंने किसका यूज किया था? रेडिनेस का यूज किया था, ठीक है। डेवलपमेंट में जो D1 है, ठीक है, D1 कहने का मतलब क्या है? डेवलपमेंट, जैसे यहाँ पे आ जाओ, ये रहा, ये D1 है, ठीक है, यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट होता है D1, ठीक है। तो D1 कहने का मतलब क्या है? D1 का मतलब है लो कॉम्पिटेंस, लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट। अभी मैं इसको समझा भी दे रही हूँ आप लोग को, पहले लिख लो इसे, समझाने में मुझे आसानी होगी इसको, ठीक है। हाई कमिटमेंट। D2 में आ जाओ, D2 में क्या है? सम कॉम्पिटेंस एंड लो कमिटमेंट। आज मेरा मुंह इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊं। हाई कॉम्पिटेंस, ठीक है, हाई कॉम्पिटेंस, बस ये लास्ट क्लास में अपलोड कर दो। वेरिएबल कमिटमेंट, ठीक है। D4 में हाई कॉम्पिटेंस, सही से समझ लेना, क्वेश्चंस आते हैं इससे, है ना, सही से समझ लेना इसको। हाई कमिटमेंट, ठीक है। लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट, सम कॉम्पिटेंस लो कमिटमेंट, हाई कॉम्पिटेंस वेरिएबल कमिटमेंट, हाई कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट, ठीक है। आप समझो, जब ये D1 की बात करते हैं, ठीक है, मतलब ये किसने दिया था? ब्लैंचर्ड ने दिया था। किसने दिया था? ब्लैंचर्ड ने दिया था। ब्लैंचर्ड ने बोला ये जो D1 है वहां पे क्या है? लो कॉम्पिटेंस है और हाई कमिटमेंट है, लो कॉम्पिटेंस है और हाई कमिटमेंट है। मतलब इस स्टेज में क्या होता है, जो भी जनरली यहाँ पे क्या होता है, उनके पास जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, मान लेते जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, वो उसके पास स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक स्किल नहीं है, लैक ऑफ स्किल्स। यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ स्किल, उसके पास स्किल नहीं है, लेकिन कमिटमेंट है, वो सीखना चाहता है, ठीक है, वो ईगर टू लर्न है, ईगर टू लर्न, वो सीखना चाहता है, ठीक है। आप अगर उसको मोटिवेट करोगे तो वो सीखेगा। मतलब यहाँ पे कॉम्पिटेंस तो लो है, मतलब उसके पास जो भी जॉब के लिए स्किल चाहिए उसके उसके पास वो स्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कमिटमेंट है, वो मतलब वो सीखना चाहता है, ठीक है, इस काम को करना चाहता है, ठीक है। तो विलिंग है, यहाँ पे विलिंगली उस काम को वो करना चाहता है, ठीक है, ये चीज बोली जा रही है यहाँ पे। क्लियर हुआ? लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट, मतलब यहाँ पे स्किल्स नहीं है उसके पास, वो स्किल नहीं है, लेकिन कमिटेड है अपने वर्क के लिए, कि हाँ मैं सीख जाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, ये वाली चीज है। उसके बाद जब D2 में आता है, डेवलपमेंट स्टेज में D2 में आता है, अब उसको क्या होता है, जब उसके अंदर कुछ कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। कॉम्पिटेंस कहने का मतलब है कुछ स्किल्स को वो सीख जाता है, कुछ स्किल्स को यहाँ पे वो सीख जाता है। सीख जाने पे क्या होता है, लेकिन कमिटमेंट उसका लो हो जाता है। मतलब स्किल तो वो सीख गया, ठीक है, बट वुडंट बी एबल टू डू द जॉब विदाउट हेल्प, लेकिन बिना किसी हेल्प के वो काम को कर नहीं पाता है। अगर उसको किसी ने हेल्प नहीं किया, किसी ने उसको मोटिवेट नहीं किया, ठीक है, किसी ने कुछ उसको मदद नहीं किया, तो वो काम को नहीं कर पाएगा। वो स्किल है उसके अंदर, मतलब स्किल आ गई है, ठीक है, वो मतलब यहाँ पे क्या था, स्किल नहीं थी उसके पास, यहाँ पे उसके अंदर कुछ स्किल्स आ गई हैं, ठीक है। अब वो काम कर सकता है, लेकिन वो कमिटेड नहीं है, क्योंकि वो उसको डर लग रहा है, उसको लग रहा है कि अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, ये वाली चीज है, ठीक है। तो रहता है हाई कॉम्पिटेंस। हाई कॉम्पिटेंस कहने का मतलब अब क्या हुआ, एक्सपीरियंस हो गया उस काम में, अब क्या हो गया उस काम में, वो एक्सपीरियंस्ड हो गया है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कमिटमेंट कहने का मतलब क्या है, अगर उसको मोटिवेशन मिलेगा तब तो वो काम को कर लेगा, अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब वो काम को नहीं कर पाएगा। वो उसको ये लगेगा, अगर मतलब उसको
उसको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि अगर कोई मुझे मोटिवेट नहीं करेगा, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, तो मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। और एकदम से उसको लगा नहीं 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 मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, फिर एकदम से लगेगा नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कमिटमेंट कैसा है, वेरिएबल है, लेकिन कॉम्पिटेंस कैसा है, इसका हाई है, मतलब ये एक्सपीरियंसड हो गया अपने स्किल में। यहाँ पे इसके पास स्किल नहीं थी, हाई कमिटमेंट थी, है ना। यहाँ पे इसके पास कुछ स्किल आ गई है लेकिन लो कमिटमेंट है, इसको मतलब बिना मदद के वो काम ही नहीं कर सकता है। ठीक, यहाँ पे उसके बाद वो एक्सपर्टाइज हो गया अपने फील्ड में, लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा है कि अगर किसी ने मोटिवेट नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं किया, तो क्या मैं काम को कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। फिर उसको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर लगेगा नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा वाला। ठीक है, फिर हाई कॉन्फिडेंस और हाई कमिटमेंट, यहाँ पे उसके पास अब वो क्या है, एक्सपर्ट भी हो गया है। ठीक है, अब वो एक्सपर्ट हो गया है ना, और कंफर्टेबली अपने जॉब को कर पा रहा है, कंफर्टेबली अपने जॉब को वो कर पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मतलब यहाँ पे वो एक तरीके से कह सकते हो वो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो गया है, मोर स्किल्ड हो गया है, मोर स्किल्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा स्किल्ड हो गया है। ये चीजें समझ में आई, लो कॉन्फिडेंस ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, लो कॉन्फिडेंस यानी हाई कमिटमेंट। ठीक है, लो कॉन्फिडेंस कहने का मतलब स्किल नहीं है उसके पास लेकिन वो ईगर है, सीखने के लिए विलिंग है। सम कॉम्पिटेंस एंड लो कमिटमेंट कहने का मतलब कुछ स्किल्स आ गए लेकिन उसको डर लग रहा है, अगर उसको हेल्प नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। हाई कॉन्फिडेंस वेरिएबल कमिटमेंट कहने का मतलब एक्सपीरियंसड हो गया है लेकिन फिर भी उसको लग रहा है क्या मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ। एक टाइम को लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, एक टाइम पे लगेगा नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। फिर आता है D4, अब ये एक्सपर्ट हो गया, कंफर्टेबल है, आराम से अब उसको चाहे 10 काम दे दो 1 मिनट में, मतलब एक दिन में 10 काम वो कर डालेगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हो गया अपने स्किल में। ठीक है, ये बातें समझ में आई। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, R1, अब ये देखो दोनों लोगों ने सेम बातें ही की हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने बस अलग अलग नाम यहाँ पे यूज कर लिए हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे रेडीनेस। R1, R1 का मतलब क्या है यहाँ पे, R1 का मतलब क्या है, अनेबल। ठीक है, अनेबल एंड इनसिक्योर और अनविलिंग, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके, इसीलिए मैंने पहले ये वाला करवाया। ठीक है, अनविलिंग है। R2 क्या है आपका, अनेबल बट कॉन्फिडेंट है और विलिंग है। ठीक है, R3 क्या है आपका, एबल बट इनसिक्योर है ना, और अनविलिंग है। R4 क्या है आपका, एबल है एंड कॉन्फिडेंट है एंड विलिंग है। ठीक है, अब ये सब जो स्टेजेस लिखी हैं डेवलपमेंट की, ये इसी के साथ रिलेट कर रही हैं। ठीक है, ये इसी के साथ क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं। ठीक है, मतलब ये जो डेवलपमेंट लेवल है, जब इन्होंने आपस में ये जो डेवलपमेंट लेवल था इसे इन्होंने अपने में यूज किया। ठीक है, उन्होंने ही डेवलपमेंट लेवल को जब इन्होंने आपस साथ में काम किया, ठीक है, उसके बाद इन्होंने साथ में काम किया सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल के लिए, तो इन्होंने ही डेवलपमेंट लेवल को ही क्या बोल दिया, परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल। इसी को ही उन्होंने क्या बोल दिया, परफॉर्मेंस का रेडीनेस लेवल, इसी को ही बोल दिया जो डेवलपमेंट। मतलब D1 क्या है, ये R1 के इक्वल है। मतलब यहाँ पे लो कॉम्पिटेंस है और हाई कमिटमेंट है। इसका मतलब क्या है, वो कैसे परफॉर्म करेगा, वो अनेबल है, वो कैसा है, वो अनेबल है और कैसा है, इनसिक्योर है, अनविलिंग है। ठीक है, उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, इसलिए वो क्या है, अनेबल है। ठीक है, लो कॉम्पिटेंस है, कमिटमेंट लेकिन हाई है उसकी। ठीक है, लेकिन वो कैसा है, अनविलिंग है, मतलब इनसिक्योर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, अनेबल, स्किल नहीं है इसी वजह से कैसा है, वो अनेबल है। ठीक है, अगर वो उसके पास स्किल नहीं है, सीखना तो वो चाहता है लेकिन क्या होगा, वो कर नहीं पा रहा है। ठीक है, अनविलिंगली उसको कर सीखेगा उस चीज को। ठीक है, यहाँ पे फिर R2 में क्या होगा, सम कॉम्पिटेंस, कुछ कॉम्पिटेंस आ जाएगी और लो कमिटमेंट रहेगी। तो यहाँ पे वो कैसा है, अनेबल है, यहाँ पे वो कैसा है, वो अनेबल है, लेकिन उसको उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंट है, वो विलिंग है। ठीक है, कॉन्फिडेंट है और वो विलिंग है। D3 हाई कॉन्फिडेंस वेरिएबल कमिटमेंट, यहाँ पे वो कैसा होगा, एबल है, लेकिन वो कैसा है, बिल्कुल अनविलिंग है, मतलब उसको करने के अंदर से इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है, इनसिक्योर है, करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे R4 में वो एबल भी है और कॉन्फिडेंट भी है और विलिंग भी है। ठीक है, तो ये D1 R1 D2 R2 ऐसे होता है। ठीक है, याद रहेगा, इससे क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे
इस R4 में क्या होगा, जो फॉलोअर्स हैं वो अपने काम को कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे, ठीक है, जो भी काम है उसको वो कर पाएंगे। R1 में क्या है, यहाँ पे जो फॉलोवर है वो अनेबल है और इनसिक्योर है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, फॉलोवर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और क्या हो रहा है, लैक ऑफ कमिटमेंट, मतलब अनविलिंग है, ठीक है, उनको मोटिवेशन की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। इधर आ जाओ, ये देखो यहाँ पे ये D1, ठीक है, ये जो S1 है, मैं इससे लिख रही हूँ, ये D1, ठीक है, और ये R1, ठीक है। D1 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे D1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट, ठीक है, अनेबल और अनविलिंग। यहाँ पे क्या होगा, ये R1 के लिए अनेबल है और अनविलिंग है, लो कॉम्पिटेंस है और हाई कमिटमेंट है, ठीक है। S2 में कोचिंग, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब S2 में कोचिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे R2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे D2 और R2 में क्या हो जाएगा, D2 और R मतलब R2 में अनेबल है बट कॉन्फिडेंट है, मतलब उसको मोटिवेशन की जरूरत है, उसे कोचिंग दो तो ये हो जाएगा। और D2 में क्या है, यहाँ पे D2 में क्या है, यहाँ पे कि वो उसके अंदर कुछ कॉम्पिटेंस है, उसके अंदर कुछ कॉम्पिटेंस है लेकिन कमिटमेंट लो है, उसे मोटिवेशन की जरूरत है, उसे कोचिंग की जरूरत है, ठीक। फिर S3 में आ जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, D3 और R3 हो जाएगा, ठीक है। D3 कहने का मतलब हाई कॉम्पिटेंस है, ठीक है, अब उसके अंदर कॉम्पिटेंस आ गया लेकिन वेरिएबल कमिटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसको लग रहा है पता नहीं कर पाऊँ या फिर ना कर पाऊँ, ठीक है। और R3 कहने का मतलब क्या है, R3 मतलब एबल है, अब वो यहाँ पे एबल है, वो स्किल्ड है, ठीक है, और एबल है, और लेकिन वो इनसिक्योर है, अनविलिंग है यहाँ पे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर अनविलिंग में आ जाओ, अनविलिंग में R4 और D4, मतलब अब यहाँ पे वो कॉन्फिडेंट भी है, कंफर्टेबली अपने वर्क को कर पाएगा, कमिटमेंट भी है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे स्टेजेस लिखी हुई हैं, इसमें कोई दिक्कत, अपनी कॉपी में ये बनाना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सपोर्टिव बिहेवियर, एक सेकेंड में पेन चेंज करो, ये सपोर्टिव बिहेवियर है इसका, और ये डायरेक्टिव बिहेवियर है, ठीक है। ये डायरेक्टिव बिहेवियर, डेलीगेटिंग, डायरेक्टिंग, ये इसका सपोर्टिव बिहेवियर है। यहाँ पे आपको सपोर्ट देना है, उसको मोटिवेशन देना है, उसको हेल्प करना है, ठीक है। क्लियर है बातें। अब इसको करने से पहले कुछ चीजें और समझ लो। यहाँ पे है फॉलोअर्स, टास्क, रेडीनेस और टास्क डेवलपमेंट, ठीक है। टास्क रेडीनेस एंड टास्क डेवलपमेंट, अभी आगे हम लोग ने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैंचर्ड है, ठीक है, इन्होंने ब्लैंचर्ड ने कौन सा टर्म यहाँ पे यूज किया, जो ब्लैंचर्ड थे, ब्लैंचर्ड ने यूज किया वर्ड डेवलपमेंट को, ठीक है। ब्लैंचर्ड ने किसको यूज किया, यहाँ पे डेवलपमेंट को यूज किया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रेडीनेस, ठीक है। यहाँ पे रेडीनेस एज फॉलोअर्स आर लाइकली टू ग्रो इन देयर एबिलिटीज थ्रू द टाइम, ठीक है, मतलब इन्होंने डेवलपमेंट का यूज किया, और कौन से टर्म का यूज किया, कॉम्पिटेंट, ठीक है, कॉम्पिटेंट टर्म का यूज किया, ठीक है। कॉम्पिटेंट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्किल्स आ जाती हैं, जो पीछे आप लोगों ने ये सब कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंस पढ़ा, वही चीज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। स्किल्स आ जाती हैं, नॉलेज आ जाती है उनकी, है ना, और क्या आता है यहाँ पे, एबिलिटीज आ जाती हैं, वही चीजों को यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। और हर्षी ने क्या यूज किया था, हर्षी ने एबिलिटी को यूज किया था, हर्षी यूज्ड एबिलिटी, ठीक है, हर्षी ने एबिलिटी टर्म को यूज किया था, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद फॉलोअर्स, साइकोलॉजिकल रेडीनेस, ये टास्क रेडीनेस था, ये साइकोलॉजिकल रेडीनेस है, साइकोलॉजिकल रेडीनेस और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बात की जा रही है कि कितना ज्यादा वो विलिंग है अपने एक्शंस को करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से चीजें आ जाती हैं, अगर यहाँ पे साइकोलॉजिकल में बात करते हैं, यहाँ पे मोटिवेशन आता है आपका, है ना, मोटिवेशन आता है, ड्राइव आती है, अर्जेस आते हैं, है ना, कॉन्फिडेंस आता है, एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस आता है। ब्लैंचर्ड ने यहाँ पे क्या यूज किया था, ये जो टर्म मैं बार बार लिख रही हूँ, ब्लैंचर्ड ने यहाँ पे क्या यूज किया था, कमिटमेंट यूज किया था, ठीक है, कमिटमेंट यूज किया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर इन्होंने क्या यूज किया था, कॉम्पिटेंस यूज किया था, ठीक है। टास्क रेडीनेस में ब्लैंचर्ड ने कॉम्पिटेंस को यूज किया था, ये देखो कॉम्पिटेंस को यूज किया था। साइकोलॉजिकल रेडीनेस में इन्होंने कमिटमेंट को यूज किया था, किससे यूज किया था, कमिटमेंट को यूज किया था, ठीक है। कमिटमेंट कहने का मतलब क्या है, कितना ज्यादा वो कॉन्फिडेंट है,
है ना, कितना ज्यादा वो मोटिवेटेड है, मोटिवेशन, ठीक है। और यहाँ पे हर्षी ने किसको यूज किया था, हर्षी ने यूज किया था विलिंगनेस को, किसको, विलिंगनेस को, यहाँ पे साइकोलॉजिकल रेडीनेस में। और हर्षी ने यहाँ पे किसको यूज किया था, एबिलिटी को यूज किया था। क्लियर है बातें अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये जो जब इसकी बात करते हैं मेच्योरिटी लेवल पे, ठीक है, मेच्योरिटी लेवल पे जब आते हैं तो देखो वही चीज है, ये M1 यहीं पे आएगा, ठीक है। ये जो M1 है ये यहाँ पे, M1 ये है, M2 ये है, ठीक है, ये फिगर में खाली वहां बना, M3 ये है और M4 ये है, वही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। M1 कहने का मतलब क्या है, लो कॉम्पिटेंस है, लो कमिटमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे R1 और D1 हो जाएगा, R1 और D1 हो जाएगा। R1 वही चीज है आपका, R1 क्या था यहाँ पे, वो कैसे होंगे, अनेबल होंगे, मतलब वो कैसे है, अनेबल है, इनसिक्योर है और अनविलिंग है, ठीक है। D1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, लो कॉम्पिटेंस है बट हाई कमिटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। मेच्योरिटी लेवल कैसा है इनका, लो कॉम्पिटेंस है, ठीक है। M2 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे D2 और R2 हो जाएगा, ठीक है, जो चीजें वहां पे देखी हैं। फिर M3 में आ जाओ, हाई कॉम्पिटेंस है, लो कमिटमेंट है, कॉन्फिडेंट है ना, तो यहाँ पे D3 और R3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे M4 में D4 और R4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो बता देना, ठीक है। अब एक चीज, एक लाइन यहाँ पे और देख लो, पूरा कॉपी में जब अपने लिखोगे तभी और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इन्होंने R1 और D2 को एक साथ लिखा, क्यों लिखा, ठीक है। R1 D2 मतलब अनेबल एंड अनविलिंग, ठीक है, और लो कॉम्पिटेंस एंड लो कमिटमेंट, ठीक है। ब्लैंचर्ड ने लेबल किया है अपने फॉलोअर स्टाइल को D2 विद D2 इंस्टेड ऑफ D1, मतलब इन्होंने D2 को यूज किया D1 को यूज करने की बजाय, इन्होंने कौन सा अपना ये यूज किया, D2 को यूज किया, D1 को यूज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, D2 को यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। सम कॉम्पिटेंस मतलब लो कमिटमेंट, और सम मतलब कुछ कॉम्पिटेंस है और लो कमिटमेंट है, ठीक है। इन्होंने इस चीज को यहाँ पे यूज किया, इन्होंने D1 की जगह पे R1 के साथ, मतलब मैंने क्या बोला था, R1 और D1 को यूज करना है, तो इन्होंने D1 को यहाँ पे यूज नहीं किया, इन्होंने D2 को यहाँ पे यूज किया, किसको यूज किया, D2 को यूज किया, अनेबल एंड अनविलिंग एंड लो कॉम्पिटेंस एंड लो कमिटमेंट, ठीक है। इन्होंने इसके पीछे रीजन क्या था, the reason behind this choice is that Blanchard views this follower style as a second stage. Blanchard को लगा ये जो है, ठीक है, ये जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये D2 को सूट करता है, ठीक है, D1 को सूट नहीं करता है, ठीक है, इनका ये मानना था, ठीक है। जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो रहा है वो D2 के अकॉर्डिंग है यहाँ पे, इस वजह से इन्होंने इसके साथ रिप्लेस कर दिया R1 को D2 के साथ, ठीक है। उसके बाद ये जो R2 था, ठीक है, R2 था उसको D1 के साथ रिप्लेस किया। R2 क्या था, अनेबल एंड विलिंग, अनेबल एंड विलिंग, देखो एक मिनट देख लें, अनेबल एंड विलिंग, ठीक है। इसको इन्होंने D1 के साथ रिप्लेस किया, जहां पे क्या था, लो कॉम्पिटेंस एंड हाई कमिटमेंट, ठीक है, हाई कमिटमेंट। बात समझ में आ रही, इन्होंने क्या किया, R1 के साथ, जो R1 था परफॉर्मेंस लेवल जो था रेडिनेस का, वो सूट करता था डेवलपमेंट लेवल ऑफ D2 के साथ, इसलिए इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया उसके साथ। और R2 को D1 के साथ रिप्लेस किया क्योंकि अनेबल है और विलिंग है, मतलब अनेबल कहने का मतलब लो कॉम्पिटेंस है लेकिन विलिंग है, इसलिए हाई कमिटमेंट है इसकी, अभी तो मैच कर रही है, ठीक है, तो इस वजह से। और R3 D3 के साथ, R3 D3 का मतलब एबल है और कैसा है, अनविलिंग है। एक बार अपनी कॉपी में लिख के करोगे समझ में आ जाएगा, हो सकता है अभी लग रहा हो कि अरे ये क्या पढ़ा रही है, नहीं समझ में आ रहा मुझे, ठीक है, तो एक बार कॉपी में लिखना, हाई कॉम्पिटेंस है क्योंकि एबल है, ठीक है, एंड लो कमिटमेंट है, अनविलिंग है, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस लेवल के साथ साथ सूट भी करना चाहिए, ठीक है, जो डेवलपमेंट स्टेज है, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। R4 और D4, R4 में क्या है इनका, एबल है एंड विलिंग है, ठीक है, और हाई कॉम्पिटेंस है, हाई कॉम्पिटेंस है एंड हाई कमिटमेंट है, दोनों के साथ सूट कर रहा है, ठीक है, तो यही सब चीजें थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। इन्होंने की जो 4 लीडरशिप स्टाइल है ना, इधर आ जाओ, टेलिंग, मैं इसके सिर्फ की पॉइंट लिख रही हूँ यहाँ पे, टेलिंग,
सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, इसीलिए मैंने दूसरे मॉडल को यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारी चीजें समझाने के लिए थी, बहुत लंबा हो जाता है ना। टेलिंग कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्टिव, मतलब आप यहाँ पे अथॉरिटेटिव अप्रोच होती है। यहाँ पे कैसी अप्रोच होती है, अथॉरिटेटिव, मतलब यहाँ पे अथॉरिटी आपको सिर्फ बताता है, आपको सिर्फ यहाँ पे करना होता है। डिसीजंस किसके होते हैं, लीडर्स के होते हैं यहाँ पे। सेलिंग कहने का मतलब क्या है, सेलिंग कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, अपने आइडियाज को यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। डिसीजन मतलब वर्कर्स के साथ ही क्या करेगा, सिंपली कम्युनिकेट कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हो, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाते हो डिसीजन मेकिंग में। डेलीगेटिंग कहने का मतलब क्या है, आप एज अ टीम मेंबर आप उनको देखोगे, उनके काम को आप क्या करोगे, आपने उनको काम दे दिया, ठीक है, लीडर ने उनको काम दे दिया, फॉलोवर को अब उनको क्या करेगा, ओवरसी करेगा, उनको वो क्या करेगा, ओवरसी करेगा उनके वर्क को, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। एक चीज यहाँ पे और लिख लो, ये जो टेलिंग स्टाइल है, ठीक है, ये अच्छा काम किसके, मतलब बेस्ट किसके लिए होती है, M1 लेवल के लिए, M1 लेवल के लिए ये बेस्ट होती है, ठीक है। अब M1 लेवल के लिए बेस्ट है, मतलब लो कॉम्पिटेंस और लो कमिटमेंट, ठीक है, मतलब उसके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है ना ही कमिटमेंट है, उसको जो बताया जा रहा बस वही वो काम करेगा, ठीक है। सेलिंग बेस्ट होती है आपकी M2 के लिए, जहां पे उसको लो कॉम्पिटेंस और हाई कमिटमेंट होती है, मतलब वो कम्युनिकेट कर पा रहा है ना, कॉम्पिटेंस तो नहीं है लेकिन वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, इसलिए M2 लेवल के लिए, ठीक है। इसको रिलेट करना, अपनी कॉपी में बनाना इसको, है ना। M3 क्या है, लेवल 3 के लिए, जहां पे क्या वो हाई कॉम्पिटेंस है और लो कमिटमेंट है। यहाँ पे वो मतलब हाई कॉम्पिटेंस क्यों है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट कम है उसका यहाँ पे। M4 में क्या है, वो हाई कॉम्पिटेंस है, हाई कमिटमेंट है, अब आराम से वो काम कर रहा है, जो भी उसको काम दिया वो खुद से काम कर रहा है, और जो लीडर है उसको ओवरसी यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पे अब आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर किसी को लगता है कि हाँ समझने में दिक्कत है, क्योंकि ये मॉडल से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। हर्शी एंड ब्लैंचर्ड का हो गया यहाँ पे। 9B का एक पार्ट और इसका रहेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन से मॉडल है। ब्लैक एंड जो मॉडर्न का मैनेजरियल ग्रिड का मॉडल है, ठीक है। आपको हर एक मॉडल को कॉपी में ढंग से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाओगे यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिडलर कंटिजेंसी जो मॉडल है वो देखेंगे। ट्राई डायमेंशन और लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, ये तो इजी है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी आराम से हो जाएगी, तो कल ये मॉडल करके ये पार्ट बी भी आपका हो जाएगा 9B का, ठीक है। तो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और सैटरडे डे तक आई विल ट्राई टू कवर दिस, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और अभी मैं दूसरी कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगी। अब जो भी वीडियो आपकी अपलोड होगी वो कल को अपलोड होगी। अच्छा हाँ, मैं टेलीग्राम पे इसके अलावा आपको नाइट तक, ठीक है, नाइट में कुछ क्विज दे दूंगी, ठीक है, जो आपके 9A से रिलेटेड होंगे, ठीक है। 9A में जो हम लोगों ने अभी सुबह पढ़ा हुआ है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, PYQ के हैं बेसिकली वो, ठीक है, उसको मैं क्विज के फॉर्म में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो सभी लोग उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।